एक ऐसा शासक जिसने मोहम्मद गोरी को 17 बार युद्ध में हराया। एक ऐसा शासक जिसका प्रेम भी अमर हुआ। एक ऐसा शासक जिसने मरते दम तक अपनी दोस्ती को निभाया। चौहान वंश के अंतिम शासक पृथ्वीराज चौहान, इनका जन्म 1166 अनेहिल पाटन गुजरात में इनका जन्म हुआ। इनके पिता थे सोमेश्वर चौहान। सोमेश्वर चौहान अजमेर के चौहान वंश के शासक थे और ये वही सोमेश्वर चौहान थे। इन्हीं के काल में बिजोलिया शिलालेख की रचना हुई। इनकी माता का नाम था कर्पूरी देवी, जो दिल्ली के अनंगपाल तोमर की बेटी थी। यानी कि पृथ्वीराज चौहान का ननिहाल था दिल्ली। पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा दल पुंगल विश्व विजेता कहा जाता है। इसे हिंदू सम्राट कहा जाता है पृथ्वीराज तृतीय को। हमारे राजस्थान जीके के संदर्भ में कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जो कंफ्यूज की स्थिति में रहते हैं। हिंदू सम्राट कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान को, तो हिंदू सुल्तान कहा जाता है महाराणा कुंभा को, हिंदू पत कहा जाता है सांगा को, और हिंदू बादशाह कहा जाता है मालदेव को, जबकि प्रबल हिंदू राजा कहा जाता है हमीर को। पृथ्वीराज एक ऐसे शासक थे जिनका जन्म 1166 में हुआ और इनका कार्यकाल माना जाता है 1177 से 1192, यानी कि 11 वर्ष की उम्र में अजमेर के चौहान वंश के शासक बने पृथ्वीराज चौहान। अल्पायु होने के कारण जो इनकी संरक्षिका बनी वो बनी इनकी माता कर्पूरी देवी। कर्पूरी देवी 1177 से 1178 तक इनकी संरक्षिका रही और कर्पूरी देवी ने ही मुख्यमंत्री पद हेतु जिस व्यक्ति को नियुक्त किया उसका नाम है केमास या कदमवास। इन्होंने ही अहि छतरपुर दुर्ग का निर्माण करवाया था। 1178 में 12 वर्ष का बालक एक अपने आप में निर्णय लेने की क्षमता में आ चुका था और 1178 की बात आई जब इसने अपने काका नागार्जुन को डंगावा के युद्ध में पराजित कर दिया। पृथ्वीराज चौहान एक ऐसे शासक थे जिन्होंने दिग्विजय नीति को अपनाकर अपने आसपास के समस्त राजाओं को अपने अधीन करने की कोशिश की। इनके पड़ोसी राज्यों में जो शासन था, महोबा में चंदेलों का शासन था, आबू में परमारों का शासन था और गुजरात में चालुक्य यानी सोलंकी वंश का शासन था। बात 1182 की आई जब भंडानक जाति जो सतलज से आई थी और हिसार हरियाणा के पास बढ़ती हुई अपने सीमा विद्रोह में दक्ष थी। पृथ्वीराज चौहान अजमेर से चले और भंडानकों का दमन कर दिया, यानी कि भंडानकों को भगा दिया। कुछ ने आत्मसमर्पण कर दिया तो कुछ भागकर चले गए। कब? 1182 में। सीधा सा प्रश्न आता है कि भंडानकों का दमन किसने किया? पृथ्वीराज चौहान ने। पृथ्वीराज चौहान से पूर्व विक्रयराज चतुर्थ बिसलदेव चौहान ने भी इन भंडानकों को भगाने में कामयाबी प्राप्त की थी। इसके बाद में बात करते हैं महोबा की। महोबा में राज था चंदेलों का। चंदेलों के शासक थे परमर्दी देव चंदेल और पृथ्वीराज चौहान और परमर्दी देव चंदेल के बीच में जो युद्ध होता है जो उसे इतिहास में महोबा का युद्ध या तुमुल का युद्ध कहा जाता है। हुआ कब सर? 1182 में। परमर्दी देव चंदेल के दो वीर सेनानायक थे जिन्हें आला और उदड़ कहा जाता है। इस महोबा के युद्ध में ये वीर गति को प्राप्त हो जाते। हमारे राजस्थान के इतिहास में ये दो के जोड़े काफी फेमस है। जैसे रावण रतन सिंह के दो सेनानायक थे गोरा और बादल, अलाउद्दीन खिलजी के थे उल्लू खां और नुसरत खां। उसी प्रकार परमर्दी देव चंदेल के वीर सेनानायक आला और उदल। और पृथ्वीराज चौहान ने यहाँ का जो शासक नियुक्त किया वो किया पंजन राय नामक व्यक्ति को। अब बात करते हैं आबू की। आबू में परमार वंश की राजकुमारी थी इंचिनी देवी। इंचिनी देवी की इच्छा थी कि मैं पृथ्वीराज चौहान से विवाह करूं, लेकिन इंचिनी देवी के पिता की इच्छा थी कि उसका विवाह गुजरात के शासक भीमदेव सेकंड के साथ किया जाए और वही हुआ जो इंचिनी देवी की इच्छा थी। इंचिनी देवी की इच्छा के अनुरूप ही विवाह हो गया पृथ्वीराज चौहान से। सीधी सी बात है, दुश्मनी किससे हो गई? भीमदेव सेकंड से। भीमदेव सेकंड और पृथ्वीराज चौहान, इनके बीच कुछ दुश्मनी का कारण इस प्रकार भी बताया जाता है कि भीमदेव सेकंड ने ही पृथ्वीराज चौहान के पिता यानी सोमेश्वर चौहान की हत्या की थी। इनके बीच में युद्ध हुआ 1184, जिसे इतिहास में नागौर का युद्ध कहा जाता है। भीमदेव सेकंड पराजित हुए, पृथ्वीराज चौहान इसमें विजय प्राप्त की। इसके बाद कन्नौज के शासक थे, कन्नौज पड़ता है यूपी में। कन्नौज के शासक थे जयचंद गढ़वाल। जयचंद गढ़वाल और पृथ्वीराज चौहान ये दोनों मौसेरे भाई थे, यानी कि पृथ्वीराज चौहान की माता कर्पूरी देवी और जयचंद गढ़वाल की माता सुंदरी देवी ये आपस में रिश्ते में बहनें थी। पृथ्वीराज चौहान का जयचंद गढ़वाल के घर आना जाना होता रहता था और सहयोगिता पृथ्वीराज चौहान को लाइक करने लगी। धीरे धीरे यही लाइक एक लव में बदल गया और इस बात का पता चल गया जयचंद गढ़वाल को।
जयचंद गढ़वाल ने स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर का अर्थ होता है लड़की अपने पति को स्वयं चुनती है। स्वयंवर का आयोजन हुआ कन्नौज में। जयचंद गढ़वाल ने समस्त आसपास के राजाओं को बुलाया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को अपमानित करने के लिए नहीं बुलाया और पृथ्वीराज चौहान की लोहे की मूर्ति द्वारपाल के पास ही लगवा दी। स्वयंवर का जैसे ही समय हुआ, संयोगिता भागी भागी आई। सुन साहिबा सुन, प्यार की धुन, मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन। माड़ा किसके डाल दी? पृथ्वीराज चौहान की। पृथ्वीराज चौहान को जैसे ही ये खबर मिली, अपने घोड़ा नाट्यरंभा पर सवार होकर इस कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं और इसके साथ गंधर्व विवाह कर लेते हैं, जिसे आप जैसे पढ़े लोग इसे लव मैरिज या प्रेम विवाह कहते हैं। इसके बाद हमारे इतिहास में जो दो महत्वपूर्ण युद्ध हुए उसे कहा जाता है तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी ये शहाबुद्दीन गोरी का भाई था। शहाबुद्दीन गोरी ये गौर राज्य का शासक था, मध्य एशिया गौर राज्य का शासक था और इसी ने ही धीरे धीरे गजनी पर अधिकार किया और जो गजनी का प्रशासक नियुक्त किया वो अपने भाई यानी मोहम्मद गोरी, शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी को नियुक्त किया और मोहम्मद गोरी को कहा कि राज्य विस्तार करो। मोहम्मद गोरी 1178 में चलकर आते हैं गुजरात के भीम सेकंड के पास। भीम सेकंड की सुरक्षित का थी नाइकी बाई। नाइकी बाई ने इस मोहम्मद गोरी को पराजित किया और मोहम्मद गोरी वापस गजनी लौट जाता है। इसके बाद 1190-91 की बात आती है, तब मोहम्मद गोरी चलकर आते हैं और भटिंडा पर अधिकार कर लेते हैं और उसके बाद 1191 में इतिहास का महत्वपूर्ण युद्ध तराइन, जो वर्तमान करनाल हरियाणा में पड़ता है, युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। मोहम्मद गोरी इसमें बुरी तरह से पराजित हुए, पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। गोरी पराजित होकर वापस गजनी लौट जाता है और उसी के अगले साल युद्ध होता है तराइन का दूसरा युद्ध 1192। इसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं, मोहम्मद गोरी विजयी हो जाता है। इस युद्ध के पृथ्वीराज चौहान के हारने के जो कारण इतिहासकार द्वारा बताए जाते हैं कि जयचंद गढ़वाल ने गोरी को दूसरी बार पुनः युद्ध हेतु आमंत्रित किया था और युद्ध का हार का कारण बनते हैं पृथ्वीराज चौहान। इसके बाद मिनहाज उज सिराज के अनुसार माना जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को सिरसा में ही मार दिया जाता है, जबकि पृथ्वीराज चौहान तृतीय के जो दरबारी कवि थे, बेस्ट फ्रेंड थे, मित्र थे, चंद्रबरदाई ये भाट बिरादरी के व्यक्ति थे और इन्होंने ही पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना की, जिसे हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसमें कुल 4 संस्करण है। कुल छंद पूछे तो 16,300 छंद कुल इसमें माने जाते हैं। इस पृथ्वीराज रासो के अनुसार बात करें तो इसमें बताया कि पृथ्वीराज चौहान को गोरी अपने साथ गजनी उठाकर ले गया और गजनी में ही सामने सिंहासन पर गोरी विराजमान है तो उसके सामने पृथ्वीराज तृतीय को बिठा दिया जाता है। पृथ्वीराज तृतीय ने जैसे ही गोरी के सामने आंखें उठाकर देखी तो मोहम्मद गोरी ने इस पृथ्वीराज तृतीय की आंखें फोड़ डाली। उसी समय चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो अपने पुत्र जलहण को सौंपकर, यानी कि पृथ्वीराज रासो को पूर्ण किसने किया? उसके पुत्र जलहण ने किया। जलहण को सौंपकर अपने साधु के वेश में गजनी गोरी के दरबार में चले जाते हैं और गोरी को बताते हैं कि आप वही हो जिसने भारत के हिंदू सम्राट को हराया है। कि हाँ मैं वही हूँ। और पृथ्वीराज तृतीय के विपक्ष कटाक्ष करते हैं। चंद्रबरदाई ने गोरी को कहा कि पृथ्वीराज तृतीय एक ऐसे व्यक्ति है जो बिना देखे सब भेदी बाण चला सकते हैं। गोरी ने कहा कि अच्छा, तो मुझे भी पता चले कि ये कैसे बाण चलाता है। धनुष लाकर पृथ्वीराज चौहान के हाथ में पकड़ा दिया जाता है और चंद्रबरदाई द्वारा जो लाइनें पढ़ी जाती है, पृथ्वीराज चौहान के धनुष की प्रत्यक्षता खींचते ही कि लाइनें पढ़ता है चंद्रबरदाई की 4 बांस 24 गज, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। जैसे ही ये लाइनें पृथ्वीराज चौहान के कानों तक पड़ी, पृथ्वीराज चौहान के धनुष से तीर निकला और मोहम्मद गोरी के सीने में लग गया और मोहम्मद गोरी वहीं पर निढल होकर गिर पड़े। इसके बाद बताया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई आपस में ये दोनों हत्या कर लेते हैं। तभी कहा जाता है एक थाल मरण एक थाल जीवन। ये थे साथियों पृथ्वीराज चौहान के बारे में संपूर्ण इतिहास मैंने बताने की कोशिश की है। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसे लगा। धन्यवाद।